चलिए शुरू करें। चलिए आ जाओ आ जाओ, बढ़िया पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। जब जागो तब सवेरा, ससुरे लोग अभी है सब सो रहा। चलिए नई शुरुआत है, नया टॉपिक है, क्लियर करते हैं, यहां से शुरू करते हैं। और सबसे पहला टॉपिक हम आज कवर करने जा रहे हैं वो है आपका इंडियन हिस्ट्री या आपका भारतीय इतिहास। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री का क्या है वेटेज आप सभी जानते हैं। हर जगह पर ऐसा कभी कोई हुआ ही नहीं है जो भारतीय इतिहास से प्रश्न नहीं आया हो। हर क्षेत्र में आपका काम आएगा। आपको बहुत कम नोट्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। वृहद अध्ययन का मतलब केवल डिटेल पढ़ना नहीं होता है। वृहद या समग्र अध्ययन का मतलब होता है क्योंकि सिलेबस वास्ट है, और इसका मतलब यह है कि आपको कैसे छांटना है कि यही प्रश्न आ सकता है। समझ में आ रहा है? और उस पैटर्न को फॉलो करते हुए हम धीरे धीरे अपनी स्टडी को बढ़ाते हैं। चलिए सबसे पहला आप जानिए कि भारतीय इतिहास को जब भी कोई कालक्रम या कोई घटना हुआ है तो घटनाओं के आधार पर, साथ साथ हल्का हल्का नोट करते चलेंगे बेटा, है ना? ठीक है, अकॉर्डिंग टू इवेंट्स या घटनाओं के आधार पर कितने भागों में बांट दिया गया है? 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, 3 भागों में क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। ठीक है, आराम से चीजों को क्लियर करते जाना। घटनाओं के आधार पर भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में विभाजित किया गया है। कैसे? घटना का मतलब क्या होता है? इवेंट्स का मतलब क्या होता है? एक राजा आया, फिर ऐसा हुआ, उन्होंने युद्ध लड़ा, उन्होंने जीता, ये एम्पायर आया, वो एम्पायर आया, डिक्लाइन हो गया। तो घटनाओं के आधार पर भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटोगे तो 3 भागों में कौन कौन सा है? पहला को कहा जाता है प्राचीन भारत का इतिहास। क्या कहा जाता है आपका? प्राचीन भारत का इतिहास कहा जाता है। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, प्राचीन भारत का इतिहास। दूसरा जो है वो क्या होगा? तो दूसरा है आपका मध्यकालीन भारत का इतिहास। क्या है आपका? मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक है, मध्यकालीन भारत का इतिहास कहा जाता है। और तीसरा जो आपका रहेगा वो रहेगा आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ मिडाइवल इंडिया। ठीक, तो घटनाओं के आधार पर, जैसे किताबें, एक चीज देखना है कि हमारे इतिहास को हम अलग अलग तरीकों से समझेंगे। जो हमारे हिस्टोरियंस हैं, जो हमारे इतिहासकार हैं, उन्होंने इस चीज को बताया है कि घटनाओं के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांट दिया गया, प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक। सामान्य शब्दों में जैसा समझें कि प्राचीन भारत का मतलब क्या है, तो प्राचीन भारत का मतलब है आपका मानव सभ्यता का उदय। क्या आएगा आपका? मानव सभ्यता का उदय। ठीक है, से लेकर भारत में जब तक आपका मुस्लिम आक्रमण या इन्वेशन नहीं हो जाता, तब तक के इतिहास को आप कहेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। तो प्राचीन भारत का इतिहास क्या है? प्राचीन भारत के है आपका बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। ठीक है, मानव सभ्यता का उदय। कैसे मानव आए, समझ में आ रहा है? और कैसे मानव आए से लेकर भारत में मुस्लिमों के आक्रमण तक का इतिहास क्या कहलाएगा? आपका प्राचीन भारत। मध्यकालीन भारत में सीधा सीधा आप पढ़ोगे मुस्लिम शासनों के बारे में, मुस्लिम शासन। ठीक है, एवं आपका संस्कृति, उसकी कल्चर के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा कि कैसे किस तरीके से उनका कल्चर रहा है। तो मुस्लिम रूल और एंड मुस्लिम कल्चर आप कहां पढ़ोगे? आपका मध्यकालीन भारत में। और 2 बड़े ही ऐसे सत्ता या शासन रहा है जो कि आपको पढ़ना रहेगा। एक को कहा जाता है दिल्ली पर सुल्तानों का शासन, इसलिए नाम हो गया दिल्ली सल्तनत। क्या नाम है आपका? दिल्ली सल्तनत। एक आपका महत्वपूर्ण शासन आपको पढ़ना है दिल्ली सल्तनत, सुल्तानों का शासन रहेगा। और एक जो आप सभी जानते हो मुगल, क्या है आपका? मुगल साम्राज्य या मुगल एम्पायर।
ये दो बड़े ऐसी सत्ता थी जिन्होंने भारत में क्या किया है, आपका शासन किया है, और इन्हीं शासन को हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के रूप में पढ़ते हैं या पढ़ने को जाते हैं। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है। घटनाओं के आधार पर भारतीय इतिहास को तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला है आपका प्राचीन, दूसरा है मध्य और तीसरा है आधुनिक। अब होगा क्या, आधुनिक भारत के इतिहास का मतलब क्या है? सबसे पहला, अचानक आपके जीवन में कोई लोग आएंगे, इसी को कहा जाता है यूरोपियन कंपनी। आपकी हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद करने कोई आएंगे, कौन आया? यूरोपियन कंपनी, है ना भाई, वही तो हुआ है। और यूरोपियन कंपनी आएगी और यूरोपियन कंपनी में आपस में कंपनी के बीच में प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन होगा। समझ में आ रहा है? सब होता है ना, अब कंपटीशन होगा तो आपस में लड़ेंगे, लेकिन सफल कौन होगा? ब्रिटिश। कौन होगा आपका? ब्रिटिश। इसलिए इसको बोलेंगे आपका ब्रिटिश रूल या ब्रिटिश शासन को भी हमको आधुनिक भारत में पढ़ना है। ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश रूल। बहुत सारी कंपनी आएगी, कैसे आएगी, यूरोप से, क्यों आया, सारी चीजों पर पढ़ेंगे, लेकिन ब्रिटिश शासन को पढ़ना है। और ब्रिटिश शासन के बाद, अब आपका ब्रिटिश शासन के बाद जब आपका ये शासन करेंगे तो इसी को कहेंगे आपका, इन लोग पॉलिसी लाएंगे, इसीलिए हमको और पढ़ना पड़ेगा ब्रिटिश नीतियां, उसके पॉलिसीज। समझ में आ रहा है? पहले कौन आया? यूरोपियन कंपनी। यूरोपियन कंपनी आई, यूरोपियन कंपनी को लगा कि हाँ भारत बहुत बेस्ट प्लेस है, यहां पर बिल्कुल हम अपने व्यापार, अपने ट्रेड को बढ़ा सकते हैं। और यही कारण है कि धीरे धीरे अन्य कंपनियां भी कहां आ गई? आपका भारत। और उसमें सबसे ज्यादा पावरफुल जो था वो कौन था? ब्रिटिश कंपनी। और ब्रिटिश कंपनी ने अन्य कंपनियों को हराया और वहीं पर भारत में क्या शुरू किया? आपका शासन शुरू किया। और यहां पर आगे चल के उन्होंने अपनी क्या फॉलो की? नीति फॉलो की। और इनकी नीति से हमारा क्या हुआ? शोषण हुआ। क्या हुआ? आपका शोषण, यानी कि आपका एक्सप्लॉयटेशन। समझ में आ रहा है? और शोषण जब हुआ तो हम में जागरूकता आई, और जागरूकता आई तो हमने अपने देश के प्रति जो जागरूकता आई उसी को कहा जाता है राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म। क्या कहा जाता है? राष्ट्रवाद। अंग्रेजों ने नीतियां बनाई, उन्होंने हमारे समाज से संबंधित नीतियां बनाई, धर्म से संबंधित नीतियां बनाई, ठीक है, हर प्रकार की नीतियां बनाई, लेकिन उस नीतियों से हमें किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं हुआ। और हमें बाद में समझ में आ गया कि भाई ये नीति केवल और केवल अपने लिए, अपने फायदे के लिए बना रहा है। और यही कारण है कि धीरे धीरे पहले भारतीय जो थे वो गुलाम क्यों बने? व्यक्ति गुलाम क्यों बनता है? व्यक्ति गुलाम तब बनता है जब वो अपने अंदर की काबिलियत को नहीं जान पाता। समझ में आ रहा ना भाई? तुम में क्षमता है, लेकिन उस क्षमता के बारे में तुमको जानकारी नहीं है, तो तुम गुलामी करोगे। और तुम में क्षमता है, पोटेंशियल है, नहीं मैं कर सकता हूं, तो क्या करोगे? आगे बढ़ोगे। जरूरी थी गुलामी से बचने के लिए अपने अंदर की क्षमता को जागृत करना, और इसके लिए क्या जरूरी था? राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? अपने देश की इंपॉर्टेंस को समझना, अपने देश के महत्व को समझना। हमेशा ब्रिटिशर्स क्या बोलते थे कि भारत अनसिविलाइज्ड है, असभ्य लोग रहते हैं यहाँ, इनको तो कपड़े पहनना भी नहीं आता, खाने का कोई मैनर नहीं है। जबकि ये ससुरे भूल गए कि आज लिखे गई वेदों का आधार क्या है? भारत ही है। जिस समय न्यूटन पैदा नहीं हुए थे उस समय ब्रह्मगुप्त जैसे लोग पैदा हो गए थे। समझ में आ रहा है? कालिदास, वराहमिहिर, कितने बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए हैं, और ये हमको क्या बोल रहा है? असभ्य बोल रहा है। समझ में आ रहा है? और धीरे धीरे जागरूकता आई, और जब जागरूकता आई तो इन्होंने मांग किया कि आप एक काम करो, तुम बहुत सिखा लिए, अब तुम जाओ। समझ में आ रहा है? अंग्रेजों से कहा तुम जाओ भी, अब तुम्हारी हमको आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये जाना नहीं चाहते थे। अचानक छोड़ के बोल तो दिए थे, लेकिन छोड़ के थोड़ी जाएंगे, इनको तो लालच भरा था, ये लोग तो और शासन करना चाह रहे थे भारत में। अब नहीं माने, इसीलिए भगाना भी क्या था? जरूरी। और इसीलिए हमें क्या चलाना पड़ा? स्वतंत्रता आंदोलन। यानी राष्ट्रवाद से ही क्या आया? स्वतंत्रता आंदोलन या फ्रीडम मूवमेंट। तो इस आधुनिक भारत में क्या पढ़ना है? एक व्यक्ति आई, एक अचानक लोग आए, कौन? यूरोपियन कंपनी। उसमें सबसे ताकतवर कौन निकल गया? ब्रिटिश कंपनी। फिर उन्होंने भारतीयों के लिए क्या बनाई? पॉलिसीज यानी नीतियां। नीतियों से क्या हुआ? आपका एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण हुआ। शोषण हुआ तो हम में क्या आई? आपका जागरूकता या राष्ट्रवाद की भावना। और इसी राष्ट्रवाद की भावना के दम पर हमने क्या चलाया? स्वतंत्रता आंदोलन। और यही सारी घटनाओं का अध्ययन जिस पार्ट में आपको करना रहेगा वही कहलाएगा मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास। क्लियर है? ऑनलाइन क्लियर हुआ? पूजा, प्रिया, चित्रा, चांदनी, स्वाति, गोविंद,
क्लियर यहां तक? नोट कर लिए? बढ़े आगे? ठीक। तो ये किसके आधार पर बटा है? घटनाओं के आधार पर। एक क्रम में ऐसी ऐसी चीजें हुई, एक सीक्वेंस में ऐसी ऐसी चीजें हुई कि पहले मानव लोग आए अचानक, फिर धीरे धीरे उन लोग सिविलाइज्ड होते गए, सभ्यता आगे बढ़ी, फिर अचानक कौन आ गया आपका? मुस्लिम आक्रमण। काफी समय तक मुस्लिमों ने भारत में शासन किया, लेकिन फिर से कौन लोग आ गए? यूरोपियन। कहीं मायने में देखोगे तो काफी लंबे समय तक भारतीय संस्कृति परंपरा दब गई थी। मुस्लिमों की संस्कृति आ गई, फिर बाद में आपके यूरोपियन कल्चर आ गया। हमारा जो भारतीय परंपरा था वो काफी समय तक जो है नहीं दिख पाया था। यही कारण है कि आज के बच्चे हम अपने ही संस्कृति से अवगत नहीं है ना? अभी हो रहे हैं तो दिक्कत क्या है भाई? अब ये आएंगे तो अपनी परंपरा शुरू करेंगे ना जी, अपना रीति रिवाज लागू करेंगे, तो ये अपना रीति रिवाज लागू किए। यहां पर क्या था कि उस समय भारत में हिंदुओं की केंद्रीय शक्ति का क्या था? अभाव था। ज्यादातर केंद्र में कौन लोग रहते थे? या तो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान रहेंगे, या तो आपका मुगल, और मुगल तो आपका कब तक रहा? 1857 तक। तो इस कारण से संस्कृतियों का प्रभाव पड़ा। तो संस्कृति से भी क्वेश्चन आता है, इस चीज को हम आधार बनाकर आगे देखेंगे। देखिए अगला, तो आपको याद हो जाएगा घटनाओं के आधार पर भारतीय इतिहास का, ठीक है। अब देखिए स्रोत के आधार पर, स्रोत के या सोर्स, अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, स्रोत के आधार पर भारतीय इतिहास को समझना है। तो स्रोत क्या होता है ये जान लो। सोर्स क्या है? तो सोर्स क्या है? तो सोर्स का मतलब है जो इतिहास के बारे में जानकारी देता है। सोर्स का मतलब वह पाठ या वह वस्तु जो इतिहास के बारे में क्या देता है? आपका जानकारी देता है, जिससे आप इतिहास के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। जानकारी जो इतिहास के बारे में जानकारी देता है वो क्या है? आपका सोर्स है, या जिससे इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है वो क्या है? आपका सोर्स है, स्रोत है। समझ में आ रहा है? कोई भी चीज, मान लो एक पेन कहीं रास्ते में जा रहे, अचानक आपको मिला और उसमें लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य, समझ में आ रहा है ना? तो उसमें क्या लिखा है? चंद्रगुप्त मौर्य। वो किसके बारे में जानकारी दे रहा है? चंद्रगुप्त मौर्य के राजा के बारे में। इसलिए वो पेन क्या हो गया? सोर्स हो गया। कैसा सोर्स है? इतिहास को जानने का। अब देखिए सोर्स का क्या होता है, जैसे देखोगे तो सबसे पहले आप सोर्स को ढूंढोगे तो सबसे उसके पहले सोर्स को पाने के लिए क्या किया जाता है? आपका खुदाई किया जाता है। लेकिन खुदाई कैसे? अब देखो सोर्स को आप देखोगे तो सोर्स दो प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक को कहा जाएगा लिटरेरी सोर्सेस, यानी कि आपका साहित्यिक स्रोत जो किताब वगैरह के आधार पर लिखा जाएगा, और एक को कहा जाएगा आर्कोलॉजिकल या आपका पुरातात्विक स्रोत जो आपके खुदाई वगैरह से मिलता है, जैसे सिक्के, भवन, बिल्डिंग, ये सारी चीजें क्या कहलाती है? पुरातात्विक या आर्कोलॉजी। और ये क्या कहलाता है? जो किताब के माध्यम से लिखा वो साहित्यिक। तो देखो जो पुरातात्विक होगा वो क्या होगा? आपका खुदाई होगा। समझ लो, उसको ढूंढेंगे, जमीन से निकालेंगे। तो आपको समझना है कि देखिए जहां पर खुदाई होगी, ठीक है, जहां पर एक्सप्लोर किया जाता है या खुदाई की जाती है, जहां पर खुदाई की जाती है कोई साक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उसे बोलते हैं आपका पुरातात्विक स्थल, आर्कियोलॉजिकल साइट। तो पुरातात्विक स्थल का मतलब वह स्थल जहां पर पुरातात्विक चीजों को खोजा जाएगा। समझ में आ रहा है? अंतर समझना नाम का। तो पुरातात्विक स्थल का मतलब क्या है? जहां पर खुदाई की जाएगी, जहां पर ढूंढा जाएगा, वही क्या है? आपका पुरातात्विक स्थल। ठीक है। दूसरा, जो खुदाई करेगा, जो खुदाई करता है या साक्ष्य को प्राप्त करता है, वो कहलाता है पुरातत्वविद। क्या कहलाता है? आपका पुरातत्वविद, यानी कि आर्कोलॉजिस्ट। समझ में आ रहा है? आर्कोलॉजिकल साइट पर जाके चीजों को एक्सप्लोर करने का काम किसका है? आर्कियोलॉजिस्ट का है। पुरातात्विक स्थल जहां पर पुरातात्विक चीजों की खुदाई होगी, जो खुदाई करेगा वो कौन है? आपका पुरातत्वविद। अब मान लो ये गया, ठीक है, मान लो रायपुर गया, रायपुर के कोई एक जगह जो खुदाई उदाई चलता रहता है, आरंग देखे होगे, सिरपुर देखे होगे, चलता है ना। आरंग में गया एक आदमी, तो आरंग कैसा जगह है? पुरातात्विक स्थल है। वहां पर अचानक खोद रहे थे, कोई घर बना रहा था और बड़ा सा क्या निकल गया? आपको मूर्ति निकल गया। तो अब पुरातत्वविद उस मूर्ति को चुपचाप संभाल कर लाएगा, और उसके बाद जो उस चीज का स्टडी करेगा, जो अध्ययन करता है, बताता है कि वो मूर्ति किसका है, किस समय का है, उसे ही कहते हैं हिस्टोरियन, यानी कि इतिहासकार। तो तीनों में अंतर समझ में आया? पुरातात्विक स्थल मतलब वह स्थल जहां पर पुरातात्विक चीजों की खुदाई होगी।
जो खुदाई करेगा वो कौन होगा? पुरातत्वविद यानी आर्कियोलॉजिस्ट। और जो उसको स्टडी करेगा, पूरा देखेगा, हाँ कब का मूर्ति है, कैसा है, पूरा एकदम केमिकल डाल के पूरी स्टडी करेगा, वो कौन है? आपका इतिहासकार। तो सीधी सीधी बात आपको जानना है कि जिसके बारे में, जो हमें इतिहास के बारे में बताता है, वो क्या है? स्रोत है। स्रोत कितने प्रकार के होंगे? दो, एक साहित्यिक और एक पुरातात्विक। तो पुरातात्विक के संदर्भ में देख लो, पुरातात्विक वस्तु का जहां खुदाई होगा वो पुरातात्विक स्थल है, जो खुदाई करके लाएगा वो पुरातत्वविद है, जो अध्ययन करेगा वो क्या है? आपका इतिहासकार है। टर्म्स आपको समझ में आ रहा है? क्लियर? अब देखिए, साहित्यिक स्रोत तो बहुत सारे हैं, जो लिखा हुआ हो किताब जो है वो साहित्यिक स्रोत है, लेकिन सबसे प्रमुख साहित्यिक स्रोत क्या है? साहित्यिक स्रोत का मतलब सीधा सीधा है आपका बुक्स से रिलेटेड है, यानी कि किससे? आपका किताब। ठीक है, आज हमारा इतिहास, रामायण का इतिहास, महाभारत का इतिहास, जितने भी इतिहास हैं बड़े बड़े ग्रंथों पर ही क्या है? आधारित है। हम किताब को ही पढ़ के तो जान रहे हैं ना अपने इतिहास को, कि फलाना व्यक्ति ने ऐसा किया। तो हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट सोर्स है? आपका साहित्यिक। तो साहित्यिक स्रोत भी कैसा होता था? आप देखोगे तो आपको एक चीज समझ में आना चाहिए कि जब सबसे पहले आपका आया था कौन? आपका यूरोपियन कंपनी में कौन लोग आए थे? पोर्तुगीज लोग जब आए थे, तो जब पोर्तुगीज लोग आए थे तो इन्होंने ही पहली बार अपने जीवन में भारतीयों को इंट्रोड्यूस कराया। किसका इंट्रोड्यूस कराया? आपका प्रिंटिंग प्रेस का। हमारे पास पहले प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, छपाई होती ही नहीं थी, बुक बनता ही नहीं था, कॉपी बनता ही नहीं था। तो फिर साहित्यिक स्रोत इतने पुराने इतिहास के लोग कैसे लिखते थे? क्या किसमें लिखते थे? तो याद रखेंगे, सबसे प्रमुख साहित्यिक स्रोत माना जाता है आपका मैन्युस्क्रिप्ट यानी कि पांडुलिपि को। याद रखेंगे, सबसे प्रमुख साहित्यिक स्रोत क्या है जी? पांडुलिपि। पांडुलिपि का मतलब क्या होता था? कि जो आपके ताड़ के वृक्ष होते थे, ताड़ वृक्ष, ठीक है, ताड़ वृक्ष के क्या होते थे? आपका पत्ते होते थे, पत्ते। या हिमालय में पाए जाने वाले बुर्ज वृक्ष के बार्क या छाल, ठीक है, बुर्ज वृक्ष के छाल, या इसी को इंग्लिश में बार्क बोलते हैं। ऐसा छाल को पतला पतला काटते थे ऐसा डिजाइन से, और इसी में क्या करते थे? लिखते थे। या बड़े बड़े ताड़ के ऐसा जो आपका पत्ते रहते थे, इसी में क्या करते थे? आपका लिखते थे। तो पुराने जमाने हमारे पास पुर्तगालियों के समय से क्या आया है? प्रिंटिंग प्रेस। मतलब इससे पहले किससे लिखा जाता था? आपका पांडुलिपि। पांडुलिपि क्यों कहते हैं? पांडुलिपि इसलिए कहते हैं कि इसको किससे लिखा जाता था? हाथ से लिखा जाता था। हर वो चीज जो हाथ से बनाया जाता है, हाथ से लिखा जाता था, इसलिए उसे क्या कहा जाता है? पांडुलिपि। आपने कहीं पर पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो आपके दिमाग में बात आया होगा कि आपको एक कहावत मिलता होगा कि पंडित सुंदरलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ के मैप को पांडुलिपि से खींचा है। सुने होंगे कभी। तो छत्तीसगढ़ का जो मैप आप देखते हो, अगर वो पांडुलिपि में बना है, मतलब पांडुलिपि कोई लिपि नहीं भाई, उसको हाथ से क्या किया गया है? बनाया गया है, ड्रॉ किया गया है। समझ में आ रहा है? तो पांडुलिपि का मतलब है हाथ से लिखा गया या हाथ से बनाया गया। ये एक लैटिन शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन। बेटा एनसीईआरटी का पहला ही चैप्टर है ये, समझ में आ रहा है? एनसीईआरटी को मर्ज करके पढ़ा रहा हूं आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं, 6 to 12 मर्ज है इसमें, ठीक है। और पहला ही शब्द है आपका स्रोत। पुरातात्विक स्रोत क्या होता है और आपका साहित्यिक स्रोत क्या होता है, जिसमें पांडुलिपि को डिटेल किया गया है, ठीक है। तो याद रखना, पांडुलिपि जो है एक लैटिन शब्द है, इसे इंग्लिश में मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है। इस समय पहले पुराने जमाने के लोग इसे ताड़ के बड़े बड़े पत्ते या बुर्ज वृक्ष के किसमें लिखते थे? आपका छाल में पतला पतला लेयर देखे होंगे, और इसको किससे लिखा जाता था? हाथ से। तो सबसे प्रमुख साहित्यिक स्रोत क्या है पूछेगा तो मार के क्या होगे? पांडुलिपि। प्राचीन काल में बड़े बड़े ग्रंथ या किताब जो है लिखे जाने की परंपरा को क्या कहते थे? पांडुलिपि। और उसके बाद सेकंड जो मेन सोर्स है वो क्या है? आपका पुरातात्विक। और याद रखना, पुरातात्विक स्रोत का मतलब क्या है? तो पुरातात्विक स्रोत का मतलब जो साहित्यिक स्रोत नहीं है ना भाई। पुरातात्विक स्रोत का मतलब क्या है जी? जो साहित्यिक स्रोत नहीं है। तो पुरातात्विक स्रोत में क्या आ जाएगा? पुरातात्विक स्रोत, मान लो कोई कहीं पर आप जा रहे हो और आपको क्या मिल गया? सिक्का मिल गया, आप लोग ध्यान नहीं दोगे, ठीक है। इतना मान लो बड़ा सा सिक्का रास्ते पे मिल गया, आप देखोगे काम का है कि नहीं है। मान लो किसी देवी देवता का फोटो बना है तो रख लोगे, किसी राजा का फोटो बना है क्या बोलोगे? टीपर कहाँ? लेकिन उसी को इतिहास का लोग करोड़ों रुपए में क्या करते हैं? आपका बेच देते हैं बड़े बड़े। तो यहाँ पर आपका सिक्का भी क्या है? आपका पुरातात्विक।
बड़े बड़े बिल्डिंग जो आपके भवन रहेंगे वो भी क्या है, पुरातात्विक। समझ में आ रहा है कि बड़े बड़े राजाओं ने जो बिल्डिंग बनवाया, जो जमीन से खुदाई पर मिलते हैं, वो सब क्या कहलाएगा, पुरातात्विक। तो कई ऐसे चीजें हैं जो पुरातात्विक स्रोत है। लेकिन जिस प्रकार पांडुलिपि प्रमुख साहित्यिक स्रोत है, उसी प्रकार से अगर आपसे पूछे प्रमुख पुरातात्विक स्रोत क्या है, सबसे महत्वपूर्ण जो आपको पूरा इतिहास को बताता है, तो प्रमुख साहित्यिक पुरातात्विक स्रोत क्या है जी, अभिलेख। क्या है आपका, अभिलेख। याद रखेंगे, सबसे ज्यादा जो इतिहास के बारे में जानकारी देने वाला पुरातात्विक स्रोत कौन सा है, अभिलेख। इसी को इंग्लिश में इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शन, यानी कि आपका अभिलेख। और ध्यान रखेंगे कि अभिलेख भारत में लिखवाने की परंपरा, ये ट्रेंड कब आया, तो भारत में, ठीक है, भारत में पहली बार अभिलेख जो है वो किसके समय लिखवाया गया था, तो भारत में पहली बार अभिलेख लिखवाया गया था चक्रवर्ती सम्राट अशोक, जो कि मौर्य वंश के क्या थे, शासक। इसके पहले के किसी भी राजाओं का कोई भी अभिलेख नहीं है, क्योंकि इन लोग अभिलेख नहीं लिखवाते थे। पहली बार अपने शासन प्रशासन से संबंधित चीजों को, अपने गतिविधियों को, अपने एक्टिविटी को पहली बार अभिलेखों के माध्यम से रिकॉर्ड करने की जो प्रावधान है, वो कौन लाया था, आपका चक्रवर्ती सम्राट अशोक, जो मौर्य वंश के क्या थे, आपका शासक थे। अब आपके समझ में ये आना चाहिए कि अभिलेख फिर क्या होता है। तो देखिए, अभिलेख का मतलब किसी भी हार्ड सरफेस, सतह कैसी होनी चाहिए, कठोर सतह पर, हार्ड सरफेस। और कठोर सतह दो चीजों का उस समय होता था, या तो वो कोई मेटल होता था, धातु, या तो वो किसी प्रकार का स्टोन, या क्या होता था, आपका पत्थर। तो पुराने जमाने में किसी हार्ड सरफेस या कठोर सतह, चाहे वो धातु का हो या आपका पत्थर का, इस कठोर सतह पर कोई भी राजा अपनी जानकारी, कोई जानकारी लिखवाई जाती थी, कोई इंफॉर्मेशन या कोई जानकारी लिखवाई जाती थी, ठीक है, लिखवाई जाती थी, इसी को कहा जाता है आपका क्या, अभिलेख। और ये भारत में सबसे पहले कौन लाया है, आपका अशोक ने लाया है, ठीक है, कौन लाया है, आपका अशोक। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहली बार आपका अभिलेख लिखने की परंपरा कौन लाया है, आपका अशोक। सबसे प्रमुख पुरातात्विक स्रोत कौन सा है आपका, तो अभिलेख को मानते हैं। क्या मानते हैं, आपका अभिलेख। इसके अलावा सिक्का, भवन, मिट्टी के बर्तन, ठीक है, क्ले पॉट्स बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, मिट्टी के बर्तन वगैरह हो गया, है ना, और कई चीजें, मुहर वगैरह हो गया, सील्स, ठीक है, ये सब आपके पुरातात्विक स्रोत है। लेकिन सबसे प्रमुख स्रोत क्या है, आपका अभिलेख। अभिलेख सबसे क्या है, आपका प्रमुख पुरातात्विक स्रोत है। तो आगे पीछे का लिखोगे कि लिख लिए इसको, ये लिख लिए हो, ये वाला लिख लियो क्या बेटा, ये बच्चा है, कहां से लिख ली, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। क्लियर है यहां तक। देखो, ये बेसिक नॉलेज है बेटा, अभी इतिहास अपन शुरू नहीं किया है, लेकिन ये सब बेसिक आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि आपके घटनाओं के आधार पर इतिहास कितने भागों में, 3 भागों में, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए स्रोत क्या है, तो स्रोत जो इतिहास को के बारे में बताएगा वो ऐतिहासिक स्रोत कहलाएगा। स्रोत 2 प्रकार से होंगे, एक साहित्यिक और एक पुरातात्विक। साहित्यिक का प्रमुख है पांडुलिपि और पुरातात्विक का प्रमुख है आपका अभिलेख। तो हल्का सा हमको देखना है कि अभिलेख क्या होता है। तो हमने देख लिया कि कोई हार्ड सरफेस पर कोई चीजें लिखवाई जाती थी, कोई जानकारी युद्ध के बारे में, प्रशासन के बारे में, वो सारी चीजें क्या कहलाएगा, अभिलेख। और भारत में अभिलेख लिखवाने की पहली बार परंपरा कौन लाया, आपका अशोक। यहां तक एकदम क्लियर है, ठीक है, चलिए, तो ये आपका ध्यान रखना है। अब देखिए, जो और इतिहास जानने के लिए सबसे प्रमुख बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए, वो क्या है। देखो, सामान्य जानकारी है। सबसे पहला आपको देखना है ईयर, ईयर में अंतर देखना है। ईयर से बड़ा कौन होगा, आपका दशक। दशक से बड़ा कौन होगा, आपका सेंचुरी, शताब्दी, ठीक है, डिकेड्स, शताब्दी, सेंचुरी। और उसके बाद होगा आपका ईसा पूर्व या ईसवी सदी,
ठीक है, ईसा पूर्व या आपका इसी को क्या कहते हो, ईसवी सदी। जब आप इतिहास पढ़ रहे हो और आपको इनके बारे में जानकारी नहीं है तो बहुत समस्या पैदा होती है, क्योंकि फिर आपको लगता है कि हर किताब में अलग अलग डेट लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है। अगर आप इसमें अंतर समझेंगे तभी आप ईयर, दशक और आपका शताब्दी और ईसा पूर्व में अंतर समझेंगे। देखो, मैं आपको एक कोटेशन बता रहा हूं और उसके बाद आप समझिएगा। पहले 3 में अंतर समझिएगा, फिर उसके बाद मैं समझा रहा हूं। आप सभी जानते हैं कि 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। जान रहे हैं, पढ़े थे बचपन में। ठीक है, 1764 1764 में कौन सा युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था। आप सभी को पता होना चाहिए। दूसरा, कभी कभी सुने हो कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना था। जान रहे हो, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना था। कांग्रेस एक बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी है वर्तमान में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो हुआ है वो आपका 1885 में हुआ था। समझ में आ रहा है? ठीक है, उस समय राहुल गांधी जी नहीं थे। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि उस समय राहुल गांधी जी नहीं थे, तब से क्या बना है आपका, कांग्रेस बना है। ठीक है, और एक और चीज जान लो, 1950 में क्या लागू हुआ है, संविधान लागू हुआ है। संविधान लागू कब हो गया आपका, 1950 में। ये 3 बेसिक जानकारी है जो आपको जानना है। अब इसी को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं। देखिए, अगर मैं ये कहता हूं कि बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ है तो मैं ईयर की बात कर रहा हूं। मैं क्या बता रहा हूं, सन की बात कर रहा हूं। देखो अंतर क्या है, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ है, मतलब मैं किसको बता रहा हूं, सन को बता रहा हूं। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि आपका 1760 के दशक में बक्सर का युद्ध हुआ है, तब भी मैं क्या बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं। देखो, इसीलिए फंसते हो आप। समझ में आ रहा है कैसे निकालना है? अब आपको कोई किताब मिलेगा, सर आप तो 1764 बताए हो, मैं तो एक किताब उठाया उसमें लिखा था 1760 के दशक में बक्सर का युद्ध हुआ है। हम उसको कैसे माने? फिर एक किताब में लिखा है कि 18वीं शताब्दी में, कब आपका, 18वीं शताब्दी में बक्सर का क्या हुआ है, युद्ध हुआ है। और ये भी कथन क्या है, सही है। अब फंस गए आप जब अंतर नहीं समझेंगे। बेसिक जानकारी आप रखो, अभी तो चैप्टर में हम आएंगे। ठीक है, ये एडीबीसी में बाद में बताऊंगा। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, ईसा पूर्व को हम बीसी बोलते हैं और ईसवी सदी को हम क्या बोलते हैं, एडी। जब बहुत लंबे समय का इतिहास जानना हो, पहले तीनों में अंतर समझो। तीनों सही कैसे हो सकता है? तो तीनों सही कैसे हो सकता है, तो याद रखेंगे, जब कोई ईयर के बारे में बात कर रहा है तो डायरेक्ट आपको बताएगा 1764 में बक्सर का युद्ध, 1950 में संविधान लागू हुआ, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। लेकिन दशक कैसे निकालते हैं, तो दशक आपको निकालना कैसे है, डेट कौन सा है, 1764। तो याद रखेंगे 1764 को जब दशक में कन्वर्ट करना रहेगा तो आप इसके आखिरी के 2 अंकों को पकड़ेंगे जो 10 के फॉर्म में। तो ये कौन सा अंक है आपका, 64। 64 को आपके 10 के बीच में रखना है। ये 64 जो है किसके किसके बीच में होगा, 60 और 70 के बीच में होगा। किसके बीच में होगा, 60 और 70 के बीच में होगा। तो याद रखना, जब भी आप 1764 को दशक में कन्वर्ट करोगे तो छोटे अंकों को पहले लिखा जाता है। समझ में आ रहा है? अब छोटे अंकों को मतलब 1760 का क्या कहलाएगा, दशक। सेम 1950 में संविधान लागू हुआ है, खैर वो तो 50 ही 50 है, वो छोड़ो। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या हुई है, स्थापना। अब वो दशक में कन्वर्ट करो तो क्या हो जाएगा, वेरी गुड, क्या हो जाएगा, 1880। क्यों, यहां पर 1885 में कांग्रेस बना है और इस 85 को आप कन्वर्ट करोगे तो 1885 किन 2 बीच में आएगा, 80 और 90 के बीच में। छोटे वाले अंक को लेना है, मतलब 1880 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ये कहना भी गलत नहीं है। समझ में आ रहा है? और शताब्दी में, जब आप शताब्दी पकड़ोगे, 1764 को शताब्दी में कन्वर्ट करोगे तो अब इस अंक को पकड़ना है, किस अंक को, इसमें, और हमेशा इसमें +1 जोड़ देना है और शताब्दी में लिख देना है। तो 1764 में +1 जोड़ोगे कितना आएगा, 18। तो कौन सी घटना है आपका, 18वीं शताब्दी। वैसे 1885 में कांग्रेस बना है, 18 में +1 जोड़ दो, कितना आएगा, 19। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई है जी,
शताब्दी, पूरा बोलना है 19वीं शताब्दी। वैसे ही संविधान लागू हुआ है 1950, 19 में प्लस 1 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 20। कौन सी शताब्दी में हुआ है? 20वीं शताब्दी। आज आप शताब्दी में है, आप 2000 आपका कौन सा चल रहा है? 24। इसमें कितना जोड़ दो? +1। आप कौन से शताब्दी के मनुष्य हैं? 21वीं शताब्दी। जब आपको शताब्दी निकालना होगा तो आप इस साइड के 2 अंकों में +1 कर दीजिएगा। जब आपको दशक निकालना होगा तो आप देखिए दोनों का गैप कितने दशक के बीच में है, 60 और 70 छोटे वाले अंकों से आप लिखिए। और जब ईयर बताना होगा तो आपको ईयर। कई बार ऐसा होता है कि आपको लिख देता है 1760 के दशक में बक्सर का युद्ध हुआ था, तो आप गलत करके आ जाते हैं, नहीं ये तो 1764 है, हम तो वो तो दशक लिखा है, इसको भी तो देखो। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आपको आगे चल के जब आप बड़े बड़े एग्जाम की तैयारी करेंगे ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए। और जितने लोग भी नेट सेट देते हो उसमें तो पूरा इसी टाइप के प्रश्न आते हैं, पूरा घुमा देगा। नेट अभी आने वाला नेट और सेट में अगर आपका विषय इतिहास है तो इससे बड़ा और जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें आपको बहुत ज्यादा डाइवर्ट करेगी। क्लियर है? याद रखना। और एडीबीसी क्या है तो एडीबीसी में अभी आपको समझा रहा हूं, जब तक इसको आप नोट करिए। ठीक है, ऑनलाइन समझ में आ रहा है जी? सो गए हो कि भजिया भजिया खाते देख रहे हो? रिप्लाई तो करो। गोविंद, चित्रा, स्वाति, रामेश्वरी, लुकेश, घृत, रामानंद, सतीश, ठीक, चित्रा, तो कन्वर्ट कर लोगे आराम से, है ना? ठीक, वेरी गुड। ठीक है, ओके स्वाति। बढ़ूं आगे? चलिए बढ़े। चलिए एडीबीसी को भी समझ जाते हैं। छोटा सा लॉजिक है एडीबीसी का, कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है। एडीबीसी में देखो, एडी और बीसी आपको कैसे निकालना है तो देखिए, देखो इतिहास जो है कभी भी एक क्षेत्र को प्रभावित करती है क्या? नहीं। इतिहास तो हर जगह है, हर जगह को प्रभावित करती है। तो जब इतिहास हम पढ़ते हैं, आज हम छत्तीसगढ़ के इतिहास पढ़ेंगे तो भारतीय इतिहास का ज्ञान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जब आप भारत के इतिहास को पढ़ोगे तो वर्ल्ड के हिस्ट्री का ज्ञान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्यों? इतिहास जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं वो हमेशा एक जगह को, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को क्या करती है? प्रभावित करती है। और जब आप भारत के इतिहास पढ़ रहे हो तो आप उसके आसपास के क्षेत्र को पढ़ोगे। ये समस्या जब आई तो इस समस्या का समाधान करने के लिए बड़े बड़े इतिहासकारों ने, आर्कोलॉजिस्ट ने एक विकल्प ढूंढा कि काम करते हैं इतिहास के लिए हम अलग डेट निर्धारण करेंगे, पूरे विश्व के इतिहास के लिए एक ही कालक्रम रहेगा ताकि पढ़ने में आसानी हो। और इसीलिए जन्म हुआ एडी और बीसी का। तो एडी और बीसी के लिए आधार किसको बनाया है? आपका ईसा मसीह। किसको बनाया? आपका ईसा मसीह। ईसा मसीह का जो जन्म है उसी को आधार बनाकर इन्होंने सारी चीजों को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। मान लो हम बीच में क्या रख दिए? सेंटर में 0, जहां पर जिस समय ईसा मसीह का जन्म हुआ है, जिस शताब्दी में, उसको क्या मान लिए? 0। ईसा मसीह के जन्म के बाद की जितनी घटनाएं होगी, जन्म के
बाद जितनी भी घटनाएं होगी उसी को लिखा जाएगा किस फॉर्म में? एडी फॉर्म में। समझ में आ रहा है ना? एडी फॉर्म में, या इसी को आप वर्तमान में किताबों में एनसीईआरटी में लिखा पाएंगे सीई। एडी का मतलब क्या होता है? तो एडी का मतलब है एना डोमिनी। क्या है आपका? एना डोमिनी। और सीई का मतलब है कॉमन एरा। क्या है आपका? कॉमन एरा। दोनों एक है, या ऐसा लिखेंगे, या तो एडी लिखा रहता है किताब में, या तो आजकल नया नया एनसीईआरटी में क्या आ गया है? सी। तो सी ही क्या है? एडी है। कंफ्यूज नहीं होना है। इसी को कॉमन एरा बोलते हैं, या इसी को एना डोमिनी भी कहते हैं, और इसी को हिंदी में बोलते हैं ईसवी सदी। क्या बोलते हैं आपका? ईसवी, या इसी को शताब्दी में बताना हो तो क्या बताते हैं? ईसवी सदी। ईसवी शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्लियर है ना? अब जो ईसा मसीह के पहले की घटना है उसी को लिखा जाएगा किसमें? बीसी में। बीसी का मतलब ही है बिफोर क्राइस्ट। क्या है आपका? बिफोर क्राइस्ट। या इसी को आजकल आप वर्तमान में देखोगे तो लिखा हुआ मिलेगा बीसीई। इसी को कहा जाता है बिफोर कॉमन एरा। क्या कहा जाता है? बिफोर कॉमन एरा, या इसी को हिंदी में कहेंगे ईसवी पूर्व। क्या कहेंगे? ईसवी पूर्व। तो अभी तक आपका यह समझना है कि वो सारी घटनाएं जो ईसा मसीह के जन्म के पहले हुई है वो बीसी में लिखा जाएगा, और वे सारी घटनाएं, हाँ बेटा हिस्ट्री का फर्स्ट क्लास है ये, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म के पहले की सारी घटनाएं बीसी में लिखेंगे, और ईसा मसीह के जन्म के बाद की सारी घटनाएं किस में लिखेंगे? एडी में। अब ये काम कैसे करता है? तो काम ये करता है कि मान लो कि हमको ये पता है कि आज से हमारे पास जानकारी है 20 लाख वर्ष पहले तक की जानकारी है कि आज से 20 लाख साल पहले के मनुष्य कैसे थे। समझ में आ रहा है? 20 लाख साल पहले के मनुष्य कैसे थे ये हमको पता है। तो अब क्या करेंगे? ये तो बहुत पहले की घटना है, तो बीसी में क्या होगा? ये इधर से बढ़ता जाएगा, 1 2 3 4 5 10 हजार लाख 20 लाख, ऐसा होगा ना बढ़ते क्रम में। इधर आओगे तो 1 2 3 4 10 15 20 100, और आपका 2000 क्या हो जाएगा? आपका 24। 2000 क्या हो जाएगा? 24 में चल रहा है। समझ में आ रहा है? अब ध्यान से देखो, जब आप ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना को पढ़ोगे तो आप अब पढ़ना चालू करोगे तो कहां से पढ़ना चालू करोगे? यहां से। समझ में आ रहा है ना? तो यहां से पढ़ना चालू करोगे तो समय कैसा होगा? घटता हुआ जाएगा। देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा, 20 10, और लास्ट में क्या हो जाएगा? वो 0। तो जब भी आप समय को इस तरीके से लिख रहे हैं, मान लो कोई घटना घटी है 500 से, अगर कोई घटना 400 के बीच में घटी है तो बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। घटने की केस में क्या रहता है? बीसी। इसीलिए जब भी घटता हुआ रहेगा तो क्या रहेगा? बीसी। और यदि कोई घटना मान लो बढ़ रहा है, 1000 के बाद हुआ, और ये घटना आपका 1000 से 1500 के बीच में हुआ है, तो यहां घट रहा है कि क्या है? बढ़ रहा है। और घट रहा है, बढ़ रहा है, मतलब क्या लगाओगे? एडी। तो जब समय बढ़ता हुआ रहेगा तब आप, यानी ईसा मसीह के लगाए, मतलब ईसा मसीह के जन्म, सीधा सीधा हो रहा है, बढ़ रहा है। 1000 से 1500 मतलब एडी, और यहां पर आप समय देखो घट रहा है, 500 से 400 में जा रहे हैं, मतलब और क्या हो रहा है? आपका समय घट रहा है, तो क्या लगाओगे? बीसी। तो कहीं भी आपको समझना लिखा हुआ मिलेगा, जैसे आपको क्या लिखा मिलेगा? 1500 से 1000, समय घट रहा है कि बढ़ रहा है? समय घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है। घट रहा है मतलब बीसी। अगर मैं कहीं पर लिखूं 1500 से 1700 के बीच में, तो क्या लिखाएगा? क्या होगा? एडी। अगर बीसी है तो ये कब की घटना है? जन्म के पहले। और अगर ये एडी है तो कब की घटना है? जन्म के बाद। ये इतिहास को पहचानने का तरीका है इसका। देखो जन्म के संदर्भ में कई आपका मतभेद है। बोलते हैं कि पहली शताब्दी, यानी कि आपका 1 से लेकर 100 के बीच में, यानी 1 एडी के बीच में से लेकर, कई लोग मानते हैं आपका 57 एडी में, कई लोग मानते हैं 55 एडी में, ऐसा इनका जन्म हुआ है, ऐसा निकालते हैं। असमंजस के कारण इसको बीच में ही मान लेते हैं, इस एक शताब्दी के बीच, इसके एक और इसके एक में कहीं पर हुआ है, ऐसा आधार मान लेते हैं, इस एक से उस एक के बीच में। ठीक है, इसको नोट कर लो।
क्लियर है? तो बेसिक जानकारी आपको समझ में आ गई, क्या है, कैसा है, क्या लॉजिक है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं, फिर हम धीरे धीरे क्लास की ड्यूरेशन को भी बढ़ाते चलेंगे। तो अब हम फाइनली पूरे टर्म्स को समझ गए, है ना? क्या क्या टर्म समझ गए हो? आर्कोलॉजिस्ट क्या होता है, इतिहासकार क्या होता है, पुरातात्विक क्या होता है, पांडुलिपि क्या होती है, अभिलेख क्या होता है, सारे टर्म समझ में आ गए हैं आपको। क्लियर है ना? प्राचीन भारत क्या है, मध्य भारत क्या है, आधुनिक भारत क्या है। लेकिन जो प्रमाणिक है, ऑथेंटिक है, वो माना जाता है स्रोत के आधार पर इतिहास का विभाजन। आप घटनाओं के आधार पर तो कर चुके हैं, लेकिन स्रोत के आधार पर, ठीक है, इतिहास या हिस्ट्री का डिवीजन आपको करना है, इतिहास का विभाजन करना है, और इसी को हम प्रमाणिक मानकर क्या होंगे, चलेंगे। तो स्रोत के आधार पर इतिहास का विभाजन करेंगे, तो स्रोत के आधार पर भी इतिहास का विभाजन जो होगा वो कितने भागों में होगा? 3 भागों में। ध्यान से समझिएगा, स्रोत के आधार पर भी इतिहास का विभाजन कितने भागों में होगा? 3 भागों में होगा। और 3 भागों में कौन कौन से? तो स्रोत कितने हैं? स्रोत के कितने प्रकार हैं जी? 2 प्रकार पढ़े ना, एक साहित्यिक और एक पुरातात्विक। उन दोनों स्रोत के आधार पर कितने भागों में बांटेंगे इतिहास को? 3 भागों में। सबसे पहला जो भाग कहलाएगा वही कहलाएगा प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एज, या प्राग ऐतिहासिक काल कहलाएगा। और एक दूसरा कहलाएगा प्रोटो हिस्टोरिक एज या आद्य ऐतिहासिक काल। क्या कहलाएगा? आद्य ऐतिहासिक काल कहलाएगा। और इसी में आपका तीसरा क्या कहलाएगा? तो तीसरा है आपका ऐतिहासिक काल कहलाएगा। तो स्रोत के आधार पर भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्री हिस्टोरिक एज, प्रोटो हिस्टोरिक एज और आपका हिस्टोरिक एज। किसके आधार पर? स्रोत के आधार पर। और आपके पास स्रोत के प्रकार तो 2 ही है ना, एक कौन सा आपका? साहित्यिक। क्या है आपका? साहित्यिक है। और एक क्या है आपका? पुरातात्विक। पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत के आधार पर आप भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटे हो? 3 भागों में। कैसे कैसे बांटे? तो ध्यान से समझना। बहुत पहले हमारे पास लिखने पढ़ने का कोई चीज होता था क्या? नहीं। शुरुआत में लोग जैसे चाहे पत्थर दीवार पर लिख देते थे, लेकिन क्या लिखते थे भगवान जाने, हम पढ़ उसको नहीं पाए। और इसीलिए प्राग ऐतिहासिक काल उस समय को कहा गया है जहां या जिस काल में, जहां बोलने से ज्यादा अच्छा है कि जिस काल में, काल के बारे में, जिस काल के बारे में साहित्यिक स्रोत नहीं है, साहित्यिक स्रोत नहीं है, साहित्यिक स्रोत नहीं है, उस काल को हम पढ़ेंगे, लेकिन बिना साहित्यिक स्रोत का। और ऐसे काल को क्या कहा गया? प्राग ऐतिहासिक काल। क्यों? अगर हमारे पास सोर्स कितने हैं? 2 है, एक तो साहित्यिक है, एक पुरातात्विक। अगर साहित्यिक स्रोत नहीं है, लिटरेरी सोर्सेस नहीं है, तो हमके पास एक ही सोर्स बच गया, और क्या है? पुरातात्विक। तो जिस काल के बारे में साहित्यिक स्रोत नहीं है, पूरा आर्कियोलॉजिकल सोर्स पर ही ये डिपेंडेंट है, ऐसे काल को क्या कहा गया? प्राग ऐतिहासिक काल। इस काल में कोई हमको लिखा उखा नहीं मिलेगा, अपने हिसाब से छोटे छोटे आर्कियोलॉजिकल सोर्स मिलेंगे, पत्थर के औजार, कहीं पर मिट्टी के बर्तन, कहीं पर कुछ और, इस आधार पर हमको जानकारी मिलेगी। तो ऐसी काल, ऐसा जानकारी जिसके बारे में कोई भी साहित्यिक मतलब लिखा हुआ, साहित्यिक मतलब आपका लिखा हुआ साक्ष्य नहीं है, उसको क्या कहा गया है? प्राग ऐतिहासिक काल। अब समझना, आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब क्या है? आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब यह है कि इस काल के बारे में हमारे पास साहित्यिक स्रोत है। क्या है आपका? साहित्यिक स्रोत है। साहित्यिक स्रोत का मतलब क्या है? लिखा हुआ है। अब होता क्या था, शुरुआत में जब लोगों का, मनुष्य का जीवन आगे बढ़ा, बुद्धि आगे बढ़ी, सोचना चालू हुआ, तो गुफाओं में आते थे, आंख जलाते थे, जानवर को तंदूरी करने के लिए रख देते थे और फिर टिकाते थे ना।
है ना। तो जानवर को ऐसा रख दिए, तंदूरी बन रहा है अपना, जब तैयार होगा तो ठल्हा क्या करोगे, खाली। तो अब क्या हुआ, ऐसे आपका छोटा सा पत्थर पकड़ते थे, ऐसे छोटा सा, ऐसे पेन जैसे, और छोटा सा पत्थर पकड़ते थे, और जैसे मान लो एक दीवार है, मान लो गुफा का, तो इस पे इसी को ऐसे पकड़ के, अब मान लो आज एक तो पेड़ देखा होगा, तो ऐसा आपका क्या बना देते थे, आपका पेड़ बना देते थे। समझ में आ रहा है, समझना। मान लो आज किसी जानवर को शिकार किया होगा, तो ऐसे अपना फोटो बनाएगा, इसको ऐसे पकड़ाएगा, और यहीं पर एक तो ऐसे आपका करके ऐसे खुरच खुरच के क्या बना देगा, ऐसे जानवर बना देगा। समझ में आ रहा है। अब मनुष्य है, बुद्धि तो नहीं है, समझना। अब वो उसको लग रहा है हम लोग लिख दिए हैं करके, अब ले पढ़ उसको क्या लिखा है, पढ़ने में दिक्कत होगा ना। लिखा हुआ तो है, साहित्यिक है ये, कुछ ना कुछ तो लिख दिया है इन्होंने, ये अपने भावनाओं को लिख दिया है। मैंने क्या देखा, पेड़ देखा, पर अब मैं इसको पढ़ूं तो पढ़ूं कैसे। अचानक ऐसे एक्स वाई जेड ऐसे ऐसे लिखते थे रे भैया उन लोग, मैं तो तुमको सरल ही बता रहा हूं, समझ में आ रहा है। उन लोग तो ऐसे मछली वछली चित्र ऐसे बना देते थे, क्या है कि पढ़ोगे इसको, ये क्या लिखा है। तो साहित्यिक स्रोत तो है, परंतु हम पढ़ नहीं पाते। समझ में आ रहा है। अब जैसे कि देखो, अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन कहां पर होता है, इतिहास बदलता कैसे। देखो, चाहो तो आप भी इतिहास बदल सकते हो। यहां पर आप क्या बोल रहे हो, लिखा हुआ जानकारी नहीं है, पूरा पूरा तात्विक स्रोत पर पढ़ रहे हो। आज तक आप वही पढ़ रहे हो जो आपको पढ़ाया जाता है। कभी सोचे हो तो सोचते क्यों नहीं। देखो दिक्कत कहां पर है, ये लिख रहा है, समझ में। अब मान लो ये बेचारा ऐसे तो पकड़ा है पेन को, एक आठ हो, ठीक। अब ऐसे मान लो एक तो चित्र बना रहा होगा, समझ में आ रहा है। मान लो एक तो क्या बना रहा है, ऐसे चित्र, ठीक है। इसको ऐसे बना रहा हूं, हल्के मत लेना भाई, ऐसे बना रहा हूं मैं ना, ऐसे मान लो जानवर है बना रहा हूं, और उधर अचानक कोई चिल्लाया, उसका दो चार दोस्त है, मान लो गुफा में, एक जने बढ़िया, उस समय फोन तो नहीं था जो चैट में लगा रहा है, मान लो आराम कर रहा है, एक जने दीवार पे लिख रहा है, एक मस्त तंदूरी का इंतजार कर रहा है, कब से आएगा तब कब खाएंगे, एक कुछ और कर रहा है, ठीक है। ऐसे में जो तंदूरी के पास बैठा है वो चिल्लाया, पक गया, ऐसा करके अपनी भाषा में। तो ये जो लिखने वाला लिख रहा था वो डर गया, और अचानक उसका हाथ एक ठोक ऐसे, और देखोगे तो ऐसे फिसल गया। सुन, अब देखो इस जानवर के कितने पैर हो गए, 5। ये जानबूझ के हुआ था क्या, नहीं ना। ये जानवर के कितने पैर हो गए जी, 5 पैर। अब सोचो तो हम कितने बेवकूफ हैं कि जीवन भर इसी बात का खोज कर रहे हैं कि आखिर ये 5 पैर वाला जानवर कौन है। समझ में आ रहा है, इतिहास ऐसे बदलता है धोखे से। और पूरे इतिहास का लोग क्या ढूंढ रहे हैं कि इस काल में 5 पैर वाले जानवर पाए जाते थे। अरे ऐसा नहीं है रे भाई, वो गलती से एक ठोक हाथ क्या हो गया था, फिसल गया था। ससुरे पूरा बुक भर छाप रहे हो कि 5 पैर वाला क्या मिला है, जानवर। ये समस्या है इस इतिहास में। इसीलिए प्राग ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल का जो इतिहास है ना, वो बहुत खतरनाक इतिहास है, पूरा बोरिंग इतिहास है। जो पाया तैसा पाया लिख दिया है, ये मिला वो मिला। एक तो कुत्ता बिल्ली के निशान को मिला है, उसको भी लिख दिया है, कुत्ते और बिल्ली के निशान है। इतना बड़ा तुम खोजने गए थे, तुमको कुत्ते और बिल्ली के पैर के निशान के अलावा कुछ नहीं मिला। समझो ना बात को। इसलिए इन दोनों इतिहास को उतना प्रमाणिक नहीं मानते। आज भी विवाद चल रहा है इस पर, क्या सही है और क्या गलत। एक्चुअल में लिखना तो चालू कब से होगा, ऐतिहासिक काल में, क्योंकि इस काल के बारे में हमारे पास साहित्यिक स्रोत है। साहित्यिक स्रोत का मतलब क्या है, लिखा हुआ, और बिल्कुल इसे क्या कर सकते हैं, पढ़ा भी जा सकता है। और जहां से इतिहास को पढ़ना आसान हुआ, वहां से इतिहास और भी क्या हो गई, आसान। तो शुरू के जो 2 काल रहेंगे ना, एक आपका प्राग ऐतिहासिक काल और एक आपका आद्य ऐतिहासिक काल, दोनों बहुत खतरनाक है, क्योंकि एक में तो है ही नहीं, और एक में है तो उल्टा पुल्टा है। समझ में आ रहा है। और अगले वाले में हमारे पास स्पष्ट जानकारी है, और उसे हम पढ़ भी सकते हैं और उसे हम समझ भी सकते हैं। इसी आधार पर आपके इतिहास को बांट दिया गया है। मतलब ये कि प्राग ऐतिहासिक काल में जो बांटा है वो सबसे पहला काल है स्टोन एज, यानी कि कौन सा काल, पाषाण काल। पाषाण काल एक ऐसा काल है जिसमें आप पूरा साहित्यिक स्रोत के आधार पर कुछ नहीं मिलेगा, केवल किसके आधार पर पढ़ोगे, आर्कोलॉजिकल सोर्सेस के आधार पर। आद्य ऐतिहासिक काल में किसको किसको रखा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता,
सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल। और किसको रखा गया है? वैदिक काल। आपके मन में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए कि सर वैदिक काल में तो वेद लिखे गए थे और वेदों को तो पढ़ा भी जा सकता है। प्रारंभ में वेदों को नहीं लिखा गया था, वेदों को बाद में लिखा गया था। वेद वर्बली ट्रांसमिटेड होते थे, मौखिक रूप से आगे बढ़ते थे। इसलिए यहां पर जो वैदिक काल है वो भी साहित्यिक स्रोत तो है, परंतु आपका पढ़ा नहीं जा सकता था क्योंकि पढ़ने का साधन नहीं था। और इसके बाद वैदिक काल के बाद से, यानी वैदिक काल कब खत्म होगा? 600 बीसी से लेकर आपका वर्तमान तक का जो इतिहास होगा पूरा, वो क्या कहलाएगा? आपका ऐतिहासिक काल। इस आधार पर ही हम भारतीय इतिहास का अध्ययन करेंगे समग्र रूप से। ये बेसिक नॉलेज है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। मैंने किसी भी प्रकार का कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं किया है, पहले आपके नॉलेज को बूस्ट कर रहा हूं। आपके नॉलेज अगर बढ़ेगा तो वैसे वैसे इतिहास को पढ़ने में आपकी पकड़ पैदा होगी। समझ में आ रहा है? हालांकि शुरुआती 2 दौर आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन उसके बाद से आपको चीजें इंटरेस्टिंग लग जाती है। जब राजाओं का कॉन्सेप्ट आता है, युद्ध के बारे में पढ़ते हो, ठीक है, फलाना ऐसा हो गया, मुगल ऐसा हुआ, दिल्ली ऐसा हुआ, मराठा ऐसा हुआ, अंग्रेज ऐसा आए, महात्मा गांधी जी आए, भगत सिंह, वहां पर इंटरेस्टिंग है। लेकिन शुरुआत में आपको बोलेगा खुदाई से मूर्ति मिला है, खुदाई से सिक्का मिला है, तो कहां तक तुमको थोड़ी लेन देना खुदाई से। समझ में आ रहा है? तो वहां पर आपको क्या लगेगा? थोड़ा बोरिंग लगेगा। लेकिन फिर भी बोरिंग हमारा विषय नहीं है, बोरिंग हम उसको नहीं बनाएंगे, हम उसको और अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसी आधार पर आपको ध्यान रखना है भारतीय इतिहास के विभाजन को। क्लियर है? तो ये सारे टर्म्स याद होने चाहिए बेटा, क्योंकि क्वेश्चन जो है इसी आधार पर पूछाता है कि वह कौन सा काल है जिसके बारे में साहित्यिक स्रोत तो है परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता। तो क्या मार के आओगे? आद्य ऐतिहासिक काल। वह कौन सा काल है जिसके बारे में कोई भी साहित्यिक स्रोत नहीं है? तो कौन सा काल है? प्राग ऐतिहासिक काल। इसी आधार पर जो है क्वेश्चन बनाए जाते हैं, इसी आधार पर प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो आज मैं बेसिक कॉन्सेप्ट का ही क्लास करके खत्म कर रहा हूं। धीरे धीरे हम क्लास के ड्यूरेशन को बढ़ाएंगे, 1 घंटा 1.5 घंटा तक का क्लास कंटिन्यू चलेगा। जल्दी से जल्दी आपका ये सब्जेक्ट क्या होगा? आपका खत्म होगा, क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है इतिहास। वास्ट आपका सिलेबस है इसका, वास्ट आपका सब्जेक्ट है। कितना भी पढ़ लो आपको ऐसा लगता है कि कब खत्म होगा, लेकिन हम उसको खत्म करने के उद्देश्य से नहीं, अपनी समझ को बढ़ाने के साथ साथ प्रश्नों को कैसे हल किया जा सकता है, इस हिसाब से हम पढ़ेंगे। कल हम शुरू करेंगे स्टोन एज यानी कि पाषाण काल से। पहला चैप्टर आपका क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां तक आपको समझना है, तब तक आप जो है इसको याद करिए। क्लियर है?